वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज मनियारीपुर के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत आज ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आपको ऑनलाइन भेजे जा चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र जो पहला पाठ है, पाठ 1 के अंतर्गत मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जिसमें अंतर्गत देखा जाए तो आपने पढ़ा मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति, और अब हम चल रहे हैं मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्रों की ओर। जो ये टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो हमारा पाठ है कि मानव भूगोल प्रकृति, तो अर्थ और परिभाषा आपने पढ़ लिया, प्रकृति पढ़ लिया। अब बचा है विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्र। तो उप क्षेत्र जिसके अंतर्गत जो मानव भूगोल है, देखा जाए तो मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक जो है संसाधनों और सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत मानव की जो जीविका है, जीवन की जो परंपराएं या मान्यताएं हैं, इसके साथ साथ मानव का जो पारस्परिक संबंध है, खास तौर से प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव का जो संबंध है, उन सब का अध्ययन या कहें मानव की उन्नति का जो विशेष रूप से अध्ययन मानव के भूगोल के विषय के अंतर्गत किया जाता है। जिसमें देखा जाए तो एक भूगोल वक्ता है हंटिंगटन, जो नाम यहाँ पर है, हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल को सुविधा के अनुसार 2 भागों में बांटा है। मानव भूगोल का जो क्षेत्र है उसको सुविधा अनुसार 2 भागों में हंटिंगटन महोदय ने बांटा। पहला है भौतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। मानव भूगोल के क्षेत्र को उन्होंने 2 महत्वपूर्ण भागों में भाग बांटा है। पहला है भौतिक दशाएं, दूसरा आता है मानवीय अनुक्रिया। तो मानवीय अनुक्रिया का तात्पर्य मानव की जो क्रियाकलाप है, मानव जो कार्य करता है, चाहे वह अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या उद्योग धंधों से हो या परिवहन या वाणिज्य व्यापार से संबंधित हो, मानव की वे सारी क्रियाएं इसमें समाहित हो जाती हैं। और भौतिक दशा के अंतर्गत जो हम मानव भूगोल में बड़े पैमाने पर पर्वत, पठार, मैदान, समतल भूआकृतियां जो हैं, इन सबका भौतिक दशाओं के अंतर्गत मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल का जो क्षेत्र उप क्षेत्र है, इसमें देखा जाए तो एक सुविधा अनुसार यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक में इसको बांटा गया है। जिसमें आता है पहला पॉइंट आता है यहाँ जनसंख्या। जनसंख्या उसकी क्षमता, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या उसकी क्षमता, ये पहला पॉइंट, जिसमें जनसंख्या उस प्रदेश के अंतर्गत कितनी निवास कर रही है और उस क्षेत्र की क्षमता कितनी है जो मानव के जीवन भरण पोषण या उनके विकास से संबंधित कार्य उस क्षेत्र में हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट जनसंख्या। दूसरा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन क्या है, चाहे कोई भी देश हो या राज्य हो या कोई प्रदेश हो, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों में हम बड़े पैमाने पर देखते हैं जो मिट्टी है, खनिज पदार्थ है, मिट्टी आती है भूमि या मिट्टी, खनिज संपदा, वन, ये सभी जो है बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, दूसरा हो गया प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कैसे होगा, मानव जो प्राकृतिक क्रिया के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव जो समायोजन करके अपनी संस्कृति का जो विस्तार करता है, जो संस्कृति बड़े पैमाने पर फलती फूलती है, उसका विस्तार होता है, वही सांस्कृतिक
वातावरण है, जिसमें मानव अपने प्रकृति के साथ अनेक प्रकार की जो क्रियाएं करता है, जिसमें रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं, विचार, ये सभी अनेक प्रकार की चीजें इस सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद चौथा है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम का तात्पर्य यहाँ पर है कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो समय है, काल है, उसका क्या क्या अनुक्रम है, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ गतिशील हो रहे। जानते हो आप कि जो हम भूगोल है, पृथ्वी क्या है, गतिशील है। पृथ्वी की गतिशीलता के साथ साथ हमारे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर हर एक चीजों में कुछ न कुछ धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ मानव के द्वारा परिवर्तन होते हैं, तो कुछ बड़े पैमाने पर प्रकृति के द्वारा, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, उससे धरातल पर कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह कालिक अनुक्रम के अंतर्गत आता है। पांचवा समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन मानव भूगोल में किस प्रकार से मानव प्रकृति के साथ समायोजन करता है, और छोटे बड़े प्रदेशों का जो संगठन है, जिसमें बड़े पैमाने पर एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार से व्यापार करते हैं, आयात का निर्यात होता है, वस्तुओं का जो लेन देन है, ये सभी समायोजन और प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। छठा पॉइंट आता है इसमें कि अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से क्या संबंध है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों के अंतर्गत टॉपिक आता है। अन्य प्रदेशों से जो है, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेशों के साथ क्या संबंध है। यहाँ प्रदेश के अंतर्गत एक देश में कई ऐसे छोटे बड़े राज्य हैं या प्रदेश हैं, उसके साथ साथ यहाँ प्रदेशों का तात्पर्य भी है कि एक देश से दूसरे देशों के बीच भी किस प्रकार के संबंध बनाए गए हैं, खासतौर से बिजनेस और व्यापार या वाणिज्य या परिवहन के अंतर्गत जो वस्तुओं का लेन देन होता है, ये सभी इसमें समाहित होते हैं। तो यहाँ पर ये मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र और उप क्षेत्र है, उसके अंतर्गत अब हम चलते हैं कुछ मानव भूगोल के क्षेत्र और क्षेत्रों में कुछ उसी से संबंधित टॉपिक जो छोटे बड़े पॉइंट में यहाँ दर्शाए गए हैं। जैसे क्षेत्र और क्षेत्रों में पहला पॉइंट है जनसंख्या। जनसंख्या को हमने पिछले टॉपिक में भी अध्याय में बताया गया था कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, बड़े पैमाने पर मानव की जो जनसंख्या है उसका वर्णन किया जाता है, जिसमें प्रादेशिक, किसी एक प्रदेश की या किसी एक देश की या किसी दूसरे विश्व के जो भी देश हैं, उन सभी देशों की जनसंख्या का वर्णन इसमें किया जाता है। किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जन्म दर और मृत्यु दर में कभी कमी और कभी बढ़ाव होता रहता है, जिससे बड़े पैमाने पर किस देश की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। और जनसंख्या विश्व में देखा जाए तो जनसंख्या एक बड़ा फैक्टर है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। और तो जनसंख्या के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों ही किसी भी देश के कर्णधार होते हैं। स्त्री और पुरुष के द्वारा ही किसी भी देश का निर्माण किया जाता है या देश के विकास में वहाँ के स्त्री और पुरुष का जो सहयोग होता है, इन सब का हम जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें आता है प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये टॉपिक और ये टॉपिक दोनों काफी एक दूसरे से मिले हुए हैं, मैच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो हम इसे अलग से समझाएं आपको। फिर भी देखिए जो दूसरा टॉपिक है यहाँ प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधनों में हमने अभी पीछे बताया था कि जो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें भूमि, वन, खनिज संपदा, ये सभी धरातल के अंदर और बाहर
तो बड़े पैमाने पर हम देखें तो बड़े पैमाने पर जो हमारे इस ब्रह्मांड में देखिए तो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि आता है, जल है, वन है और खनिज संसाधन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं और प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके ही मानव विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। ये जो प्राकृतिक संसाधन खासतौर से भूमि, देख लो भूमि हो गया, भूमि, वन, जल, उसके बाद खनिज पदार्थ, उसके साथ साथ हम वायु को भी ले सकते हैं। वायुमंडल वायु बड़े पैमाने पर, तो भूमि, वन, जल, खनिज पदार्थ, वायु, या कहें कि हमारे इस मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है जिसमें 5 प्रमुख भौतिक तत्व हैं, जिसमें क्षितिज, जल, पावक, गगन समेत, तो इन सब के द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम इनका वर्णन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सांस्कृतिक वातावरण। तो सांस्कृतिक वातावरण अभी हमने पीछे आपको बताया था कि सांस्कृतिक वातावरण का तात्पर्य है कि मानव अपनी संस्कृति का किस प्रकार से विकास करता है। प्राचीन काल से लेकर के आज के इस आधुनिक युग में बड़े पैमाने पर मानव की जो संस्कृति है उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। ये जो संस्कृतियां हैं खासतौर से हमारे भारतीय समाज में जो रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, उसके साथ साथ जो संस्कार है, ये सभी हमारे सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत प्रमुख भूमिका अदा करती हैं, जिनका बड़े पैमाने पर देखें तो मानव भूगोल में वर्णन किया जाता है, जो कि मानव भूगोल के क्षेत्र या उप क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम वहां भी था, यहाँ भी है, फिर से देखने एक बार। कालिक अनुक्रम का तात्पर्य है कि मानव भूगोल में जो काल है, जो समय है, समय और परिस्थितियां मानव को किस प्रकार से एक विकास के क्रम में कालिक अनुक्रम का काफी महत्व है। समय से है, यहाँ कालिक का तात्पर्य अंदाजा लगाया, समय जो हमारा काल है, समय जैसे काल को अगर हम देखिए, समय को देखें तो बड़े पैमाने पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो समय के साथ साथ मानव में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्राचीन काल में मानव के खाद्य पदार्थ, मानव किसका भोजन ग्रहण करता था बड़े पैमाने पर, जंगली पशुओं के मांस को, कंदमूल को खाकर के अपना भरण पोषण करता था। लेकिन धीरे धीरे समय ने पलटा खाया, समय बदलता चला गया और आज के इस आधुनिक युग में आप देख रहे हो कि मानव बड़े पैमाने पर खाद्यान्न फसलों पर आश्रित हो गया। तो समय और काल धीरे धीरे परिवर्तन होने से मानव का भी धीरे धीरे इसमें विकास हुआ है। तो मानव भूगोल में हम कालिक अनुक्रम का भी बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं। मानव सभ्यता का विकास क्षणिक या समय समय पर परिवर्तन होता रहता है और खास तौर से अगर हम मानव भूगोल को पढ़ रहे हैं तो हमारे धरातल पर हमेशा कुछ न कुछ प्राकृतिक रूप से जो है कुछ तो मानव के द्वारा परिवर्तन होते हैं और कुछ प्रकृति के द्वारा बड़े पैमाने पर परिवर्तन धरातल पर होते रहते हैं। तो उन सबका अध्ययन कालिक अनुक्रम के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। जो भी वहां पर टॉपिक था वह यहाँ भी है। समायोजन मानव किस प्रकार से प्रकृति के साथ
अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन करता है। तो मानव प्रकृति के साथ जो है अपना समायोजन करता है और धीरे धीरे छोटे बड़े जो प्रादेशिक या छोटे बड़े देश हैं उन सबका भी एक बड़ा संगठन बन जाता है। जैसे आप विश्व के स्तर पर देखेंगे कि विश्व भूगोल में जो अनेक प्रकार की संगठन या संस्थाएं हैं, जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन या कहें कि बड़े पैमाने पर WHO है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो अनेक प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया है जो मानव के विकास में अद्वितीय भूमिका निभाती है। तो प्रादेशिक संगठन में हर एक देश दूसरे देशों के साथ जो उनका संबंध है उन सबका अध्ययन प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट है कि अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से संबंध का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक देश का अगर हम किसी एक पर्टिकुलर किसी एक देश की बात करें, अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो हमारे अपने देश में एक प्रदेश छोटे बड़े आज वर्तमान समय में हमारे देश में कुल 28 जो राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों का एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच मधुर संबंध होंगे तभी भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। वही चीजें अगर हम यहाँ प्रदेशों की बात करें, अगर दूसरे देशों की बात करें, तो एक देश का दूसरे देशों के साथ जब तक मधुर संबंध नहीं होंगे, उनके साथ बड़े पैमाने पर बिजनेस या व्यापार नहीं होगा, वस्तुओं का आयात और निर्यात नहीं होगा, परिवहन के संसाधन नहीं होंगे, तब तक एक देश दूसरे देशों के साथ विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बड़े पैमाने पर मानव भूगोल में हम अन्य प्रदेशों से जो संबंध है, एक देश का दूसरे देशों के साथ क्या संबंध होता है, उनके साथ क्या क्या व्यापार होते हैं, आयात और निर्यात क्या होता है, उन सबका भी हम अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर हमने आज देखा मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। आज यहीं पर एक टॉपिक समाप्त होता है और कल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र इसकी एक तालिका बना करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें विषयों के बारे में होगा कि मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ भी क्या क्या संबंध है। उसको पर अगले तालिका में बनाकर आपको समझाएंगे। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।